हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैट्रिक कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, जिसमें से हम आप लोगों को 6 क्लास में 2 अध्याय यानी कि कृषि वाला चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे निर्माण उद्योग पर। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उसको हम बता दें, क्या अगर हमारे वीडियो अगर आप पहले वाले नहीं देखते हैं, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग था उस वीडियो लेक्चर को आप नहीं देख रहे हैं, तो हमारा जो इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टरों में जो पढ़ाने का तरीका है वह आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बेहतर ढंग से। इसलिए आप शुरू से लेक्चर को देखें, जिससे आपको पूरी तरह से अच्छी प्रकार से इसमें समझ में आएगी। अगर आप लोगों को इस इस बार अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं, तो जो नए बच्चे हैं और तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर पूरी मैट्रिक की तैयारी कराई जाएगी। जो बच्चे आगामी 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी फुल तैयारी कराई जाएगी बिना किसी फ़ी के। इसलिए आप लोग जल्द से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस चैनल पर जुड़ पाए। और हम शॉर्ट में बता देते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, क्या हमारे पढ़ाने का तरीका वह है, जो सवाल आज तक पूछा गया है वह सवाल पे डिस्कस होगा और वही सवाल पे हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे जो सवाल अभी तक पूछा गया है। अन्यथा जो सवाल अभी तक ना पूछा गया ना पूछने की चांस है होगा, उस सवाल पर हम लोग डिस्कस ना करेंगे। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, जो पुराने बच्चों ने पता होगा कि आप लोग को एक बार रीडिंग करके आने बोले थे, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज लेक्चर है निर्माण उद्योग के बारे में और 7वां लेक्चर है, और इसमें हम विनिर्माण के बारे में पढ़ेंगे, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, यही सब बारे जानकारी है इसमें। तो अब हम लोग विनिर्माण के बारे में स्टार्ट करते हैं। विनिर्माण से, वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र की विकास और संपन्नता का सूचक है। कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। तो वहाँ पूछा जा सकता है क्या विनिर्माण उद्योग कहलाता है, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव में देगा कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना कौन सा उद्योग कहलाता है, तो विनिर्माण उद्योग। जैसे में बात किया जाए तो कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लोह एक से लोहा, इस्पात, बॉक्साइट, एल्युमिनियम आदि वस्तुओं से निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। जूट का पहला कारखाना सन 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया। लेकिन भारत में उद्योगों की योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी से प्रारंभ होता है। तो यहाँ जो ये बताया गया है, क्या भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई के प्रथम सूती कपड़े की मिल से स्थापना की गई 1852। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, क्या मुंबई में जो प्रथम सूती कपड़े की मिल स्थापित की गई थी वह कितना ईस्वी में किया गया था, तो 1854 आंसर होगा। तो आप लोग शॉर्ट नोट में से उतार लेंगे। और जूट का पहला कारखाना के बारे में उतारेंगे सन 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है, किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को 2 वर्गों भौतिक और मानवीय कारक में रखा जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारक का योगदान होता है। उनमें से कारक को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे भौतिक और मानवीय। अगर आप कच्चा माल और शक्ति के साधन व जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु व भौतिक कारक है। और जबकि मानवीय कारक के संदर्भ में बात करें कि श्रमिक आएगा, बाजार, परिवहन, पूंजी व बैंक सुविधा तथा सरकारी नीतियाँ मानवीय कारक है। तो उद्योगों का अब वर्गीकरण दिया गया है। क्या उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण हम लोग 2-3 आधार पर करेंगे। जैसे फर्स्ट में हम लोग श्रम के आधार पर करेंगे, सेकंड में हम लोग कच्चे माल के आधार पर करेंगे, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर करेंगे। फर्स्ट हम लोगों का श्रम के आधार पर करेंगे, तो बड़े पैमाने का उद्योग, मध्यम पैमाने का उद्योग और छोटे पैमाने का उद्योग का बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है
बड़े पैमाने का उद्योग, जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों और पूंजी का प्रयोग हो तथा अधिक उत्पादन हो तो उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग से आते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है बड़े पैमाने का उद्योग, इसी से स्पष्ट होता है क्या, इसका परिभाषा बन जाएगा। जब उद्योग में बड़ा है तो बड़ी बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी का प्रयोग होगा, तो श्रमिक और पूंजी का अगर अत्यधिक उपयोग होगा तो उत्पादन भी अत्यधिक होगा, बड़े पैमाने पर होगा, जैसे सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग और इस श्रेणी में आता है। सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। मध्यम पैमाने का उद्योग, इसमें ना तो बहुत अधिक श्रम का प्रयोग होता है और न ही बहुत उत्पादन होता है। तो ये सिंपल सा है, अगर बहुत श्रम का प्रयोग नहीं होगा तो बहुत कम ही उत्पादन होगा। और साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न जैसे उद्योग में वर्ग में रखा जाता है। छोटे पैमाने के उद्योग की बात करें तो ग्रामीण, लघु तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो परिवार के सदस्य तक ही सीमित रहता है। इसमें परिवार के सदस्यों का मिलकर सरल विधियों से वस्तु निर्माण करते हैं। इसमें पूंजी भी बहुत कम लगाई जाती है। आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प इसके अच्छे उदाहरण है। सिंपल सा, अगर आप इसका सिर्फ जो इसका मेन पॉइंट है बड़े पैमाने उद्योग और छोटे पैमाने का उद्योग जो दिया गया है, अगर ये भी याद आप लोगों को रहेगा तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कच्चे माल के आधार पर, पूछा गया है एक दो बार, कच्चे माल के आधार पर उद्योग का प्रकार। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार की बात की जाए तो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग उन्हें कहेंगे, देखिए सिंपल सा इसका भी डिफिनेशन है। भारी उद्योग जिन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिससे भी निर्मित वस्तुएं भी भारी होती है। लोहा इस्पात उद्योग इसका अच्छा, देखिए सिंपल सा, अगर भारी उद्योग की बात हो रही है तो इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग होगा। अगर भारी कच्चा माल का प्रयोग होगा तो वस्तु जो भी निर्मित होगी वस्तु भी भारी होगी, और वस्तु अगर भारी होगी तो भारी सामान में हम लोग अपने नजरिए में देखते हैं तो लोहा और इस्पात उद्योग इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। हल्के उद्योग की बात किया जाए तो हल्के उद्योग में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होगा। सिंपल सा अर्थ है, जिससे हल्के माल का निर्माण होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई मशीन उद्योग इसके उदाहरण है। और स्वामित्व के आधार पर बात की जाए, यानी कि व्यक्तिगत पर बात की जाए तो हम लोग इसे दो प्रकार में बांटते हैं, सार्वजनिक उद्योग और संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। सार्वजनिक उद्योग की बात करें तो सार्वजनिक उद्योग का संचालन जो करेगा सरकार स्वयं करेगा, और इसका उदाहरण दिया हुआ है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लिए लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। देखिए इसमें से वेल और सेल का दिया हुआ है, फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो वेल जो BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा, और सेल की बात की जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक उद्यम है। उसके बाद संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्ति या सहकारियों समितियों का योगदान हो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल जो गुजरात के इसके उदाहरण है। देखिए संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग की बात की जाए तो इसका सिंपल सा अर्थ हम लोग को लगाना है। और फर्स्ट है सार्वजनिक उद्योग, जिसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है और इनका संचालन सरकार स्वयं करेगा। और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। और संयुक्त अथवा सहकारी की बात किया, संयुक्त का अर्थ है एक मिला जुला का अर्थ मतलब यहाँ एक से अधिक होगा। तो हम लोग सिंपल से याद करेंगे, जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या सहकारी समितियों का योगदान होता है तो उसे हम संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। और इसके उदाहरण में बात की जाए तो गुजरात का अमूल, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और ऑयल इंडिया लिमिटेड आएगा। ये हमारा स्वामित्व के आधार पर था। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। देखिए यहाँ सबसे सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए हम अच्छी तरीके से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अन्यथा जहाँ से सवाल नहीं पूछा गया है तो वहाँ हम बिना डिस्कस किए, और अदरवाइज जो सवाल लगता ही नहीं है कि अभी तक पूछा जाएगा तो वो सवाल हम डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद कच्चे माल के आधार पर बात की जा रही है। तो कच्चे माल के आधार पर बात करेंगे तो कच्चे माल के आधार पर है कृषि आधारित उद्योग। फर्स्ट है इसमें कृषि आधारित उद्योग। देखिए कृषि पर जो आधारित होगा उसे कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। उसी थोड़ा सा डिफिनेशन दे दिया है। सूती वस्त्र यह कृषि आधारित होगा। जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित
उद्योग हैं। और सूती वस्त्र उद्योग जो यहाँ सूती वस्त्र कच्चे माल के आधारित उद्योग है उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो सूती वस्त्र के वर्णन के बारे में कई बार सवाल पूछा जा चुका है 5 नंबर में, तो आप लोग इसे शॉर्ट वे में उतार लेंगे अपने कॉपी नोट्स में। अगर अन्यथा आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई परेशानी है तो वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, जो आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ हर एक बुक का जो आज पढ़ाया जाता है उसका नोट्स अवेलेबल कराया जाता है, तो वहाँ आप लोग इसे नोट्स बना सकते हैं अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं, अन्यथा आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अगर जिस बच्चे को लगे कि हम नोट्स नहीं बना सकते हैं तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, और वहाँ किसी भी प्रकार की डाउट हो तो डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करें तो हम खुद ही उसका आंसर देंगे। तो आप लोग तुरंत ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें जो लोगो लगा हुआ है यानी कि डीपी की बात करें जो हमारा इस चैनल पर लगा हुआ है वही डीपी उसमें भी लगा हुआ है। उसमें आप लोग सर्च करेंगे, अगर डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो कैपिटल M के बाद स्मॉल मैट्रिक लिखेंगे और कोचिंग सेंटर करेंगे, इतना लिखते ही मैट्रिक और सक्सेस वाला जो हमारा चैनल पर लगा हुआ डीपी है वो आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, जो जहाँ से 2-3 बार प्रश्न नंबर पूछा जा चुका है, यानी कि उत्तरीय प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। सूती वस्त्र बनाने में भारत को एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो यानी कि सूती वस्त्र बनाने का जो भारत में अधिकार की बात किया जाए तो बहुत प्राचीन समय से आ रहा है, परंतु आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818, तो कई बार पूछा जा चुका है यहाँ ऑब्जेक्टिव में कि आधुनिक सूती मिल की स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1818 ईस्वी कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई, लेकिन यह मिल कुछ समय बंद हो गई। वास्तविक पहली सफल मिल 1854 में कावाजी नानाभाई डाबर ने लगाई। इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र का उद्योग विकास होने लगा। यहाँ जो कावाजी नाना डाबर की बात की गई है तो पूछा जाता है कि 1854 में किसके द्वारा भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास किया गया, तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, कावाजी नाना भाई डाबर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। सिंपल सा है, सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम का लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। वर्तमान औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है और सकल घरेलू उत्पाद में 4.0% है। अगर सकल घरेलू उत्पादन आप लोग को समझ में नहीं आता है तो हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एवं विदेशी आय में 17% है। देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से एक बार इसे रीडिंग कर लेंगे। और यह महाराष्ट्र गुजरात में स्थापित थी। कपास बाजार परिवहन आदर जलवायु इन राज्यों में स्थापित करने की योगदान है, परंतु आज देश के अधिकांश मिलें महाराष्ट्र गुजरात पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित है। महाराष्ट्र में मुंबई सोलापुर पुणे वर्धा नागपुर औरंगाबाद जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा सूरत राजकोट और पोरबंदर सूती वस्त्र के केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में स्थान दिया गया है, तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लेंगे। और क्या आप जानते हैं मुंबई को सूती कपड़े का महानगरी कहा जाता है, तो पूछा भी गया है कि कॉटन पॉलिश यानी कि सूती कपड़े का महानगरी किसे कहा जाता है, तो मुंबई, क्योंकि मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का दिया हुआ है भारत सूती वस्त्र उद्योग के बारे में यहाँ बताया गया है कहाँ कहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, तो वहाँ दिखाया गया अमृतसर लुधियाना मुर्शिदाबाद बीकानेर जयपुर। आप लोग मैप को उतना कार्य नहीं करेंगे, मैप से उतना सवाल नहीं आता है हम लोगों का। और हम लोग यहाँ देखते हैं देश का पहला वस्त्र पार्क सिले सिलाए वस्तुओं का निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु में तिरुपुर में एट्टीवर अम्पलायम में गांव में किया गया था। कि यानी कि देश में पहला वस्त्र यानी पार्क सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात संवर्धन के लिए वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर में एंटीटिरुपलायम गांव में किया गया था। भारत जापान को भी सूती वस्त्र निर्यात करता है। भारत जो है जापान को भी सूती वस्त्र निर्यात करता है। उसके बाद जूट और पटसन उद्योग के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ, इससे 5 नंबर का सवाल अभी तक नहीं पूछा गया। 1-2 प्रश्न जो अभी तक पूछा गया जो आप लोगों को हम बताते हैं। अभी
सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। कच्चे जूट और भारत से बने सामान का उत्पादन भारत का संसार में पहला स्थान। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव बना भारत का संसार में पहला स्थान कच्चे जूट से बने सामान के उत्पादन में है। और भारत में जूट 77 कारखाने हैं। जूट के सामान के निर्यात के भारत बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है। निर्यात के बारे में बात की जाए और पश्चिम बंगाल में अधिकांशतः मिलें हुगली नदी किनारे 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर तक सकरी मेखला में स्थित है। नेक्स्ट हम लोगों का है, आज यह उद्योग 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है। वर्ष 2007 में कच्चे जूट का उत्पादन 90 लाख गांठे था। तो आप लोग को पहले बताए हैं कि जो पूछा गया सवाल है उस पर अच्छे तरीके डिस्कस किया जाएगा, जो नहीं पूछा गया उस पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश के यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत जूट उत्पादन के प्रमुख ग्राहक है। अब ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में आ रहा है। तो यह देश का सबसे पुराने वस्त्र उद्योग में से एक है। ऊनी वस्त्र उद्योग संकेंद्रण पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में है। तो आप लोग इसमें ज़्यादा जो राज्य के बारे में दिया गया है तो आप लोग ज़्यादा इसे याद करें, टाइम बर्बाद ना करेंगे क्योंकि इससे बहुत ही कम सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग इसे इग्नोर करके ही बनाएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव बढ़ा के दिया जाता है जिससे हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही आसानी होती है। उसके बाद है पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है जो बहुत ही नरम तथा मुलायम होता है, अति गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियां कश्मीर के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। ये जो हम लोगों का ये वाला पैराग्राफ है इससे इस बार यानी कि 2021 का सोशल में सवाल पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ जो पश्मीना ऊन के बारे में दिया गया है वह किससे प्राप्त किया जाता है, तो विशेष नस्ल की बकरियां से। यह बकरियां कहाँ पाली जाती है, तो कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। तो अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। बीकानेर और जयपुर राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण केंद्र है। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटक में बंगलोर भी देश के ऊनी वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण केंद्र है। उसके बाद है वस्त्र एवं पोशाक उत्पादन इकाइयाँ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु में स्थित है। भारत ऊन का सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे ऊन की आंतरिक बाजार की कमी और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता प्रमुख समस्या है। इस समस्या के बावजूद आज भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है भारत विश्व में कौन सा स्थान ऊन उत्पादक राज्य में है, तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ अंगोरा और ऊन खरगोश के रुएं से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा का ऊन किसके रुएं से प्राप्त किया जाता है, पूछा जा सकता है अंगोरा का ऊन किसके रुएं से प्राप्त किया जाता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा खरगोश। नेक्स्ट हम लोगों का है रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र भारत प्रारंभ से रेशम से बनी वस्तुओं का उत्पादन के विश्व प्रसिद्ध रहा है। देश की 4 प्रकार की रेशम मलबरी, तसर, ईरी, मूंगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। देश में 4 प्रकार की रेशम है जिसके बारे में हम लोग बात की गई है। तो ईरी, तसर, ईरी और मूंगा। तो ऑब्जेक्टिव में 3 का 3 दे देगा और चौथा में बोलेगा इनमें से सभी, या नहीं तो ऑब्जेक्टिव में 1 सही दे देगा और 3 गलत दे देगा। तो आप लोग को सही मारने कहेगा तो आप लोगों को चारों याद रहेगा, तब अच्छी प्रकार से आप लोग मार देंगे टिक। तो भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। इनकी अतिरिक्त कई छोटी व मध्य इकाइयाँ रेशमी कपड़े उत्पादन करने में लगी है। नेक्स्ट है हम लोगों का भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के देशों में बहुत अधिक है। उसके बाद है कि कृत्रिम वस्त्र का कहने कर दिया है जो मानव द्वारा बनाया गया वस्त्र, यानी कृत्रिम तरीके से बनाया गया मानव द्वारा। कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किया जाता है। कृत्रिम धागे का कैसे तैयार किया जाता है, तो पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे नायलॉन, ये मानव निर्मित है। पॉलिस्टर, रियॉन, एक्रिलिक और पॉलीमर किसके उदाहरण हैं, तो कृत्रिम धागे का। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है और इन वस्त्रों का हमारे वस्त्र के उद्योग महत्वपूर्ण स्थान। ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, रंगने और बुनने में भी आसानी होता है। इस उद्योग का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विस्तार हुआ है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।
इसमें सिर्फ उद्योग के बारे में ही बात की गई है, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, यही सब उद्योग के बारे में जानकारी है। ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी नहीं है, तो जहाँ से पूछा गया ऑब्जेक्टिव और पूछने की चांस है, तो हम खुद ही आप लोगों को बता रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का है चीनी उद्योग। भारत संसार का गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुड़ और खांड सड़ी का मिलाकर चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एक बड़ी संख्या में किसान को और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। कच्चे माल मौसम होने के कारण चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है। चीनी उद्योग कैसा उद्योग है? तो चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। नेक्स्ट हम लोगों का है आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। इसका विकास कब हुआ? तो आधुनिक रूप में बात की जाए तो 1903 में प्रारंभ हुआ है, जब बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में एक चीनी मिल स्थापना की गई। नेक्स्ट अब लोगों का है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, क्या आप जानते में उपभोक्ता किसे कहेंगे? उपभोक्ता जो बहुत ही बार प्रयोग होता है, ये इकोनॉमिक्स का भी शब्द है। तो उपभोक्ता उसे कहेंगे, उपभोक्ता ऐसा उद्योग है जो उत्पादन को उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करता है। उपभोक्ता ऐसा उद्योग है जो उत्पादन, यहाँ उपभोक्ता जो है उद्योग से संबंधित है। उपभोक्ता ऐसा उद्योग है जो उत्पादन के उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कागज उद्योग, दंतमंजन, पंखा, सीमेंट उद्योग इसके उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोगों का है कृषि आधारित उद्योग, जो पढ़ने के बाद हम लोगों का खनिज आधारित उद्योग के बारे में यहाँ है। तो खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन सा आएगा? लौह और इस्पात उद्योग आ जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा तांबा प्रगलन उद्योग आ जाएगा, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग आ जाएगा, उर्वरक उद्योग आ जाएगा, और उनके बारे में थोड़ा और जानकारी है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट वे में देखते चलते हैं। खनिज आधारित उद्योग में है ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर है, उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोह इस्पात सीमेंट रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अच्छे उदाहरण है। लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतवासियों का लोहा बनाने की कला ईसा से 1000 वर्ष पहले से आती है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लोह स्तंभ देश में निर्मित लोहे की गुणवत्ता का सटीक प्रमाण है। दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे की बनाई जाती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें वो भारतीय लोहे से बनाई जाती है। भारत में लोह इस्पात का पहला कारखाना 1830 में पोटरनवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तो भारत में पहला कारखाना 1830 में पोटरनवा स्थान पर तमिलनाडु स्थापित किया गया, परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कार्य कमी कारण इसे बंद करना पड़ा। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग इसे तुरंत ही नोट डाउन करेंगे। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा साक्षी यानी झारखंड स्थित जमशेदपुर में, साक्षी कहाँ है तो झारखंड स्थित जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना के साथ हुआ। तो आप लोग सिंपल से याद करेंगे, स्टील जो है वो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। और यहाँ जो आप लोगों का कंपनी भारत के प्रमुख लोह उद्योग और इस्पात उद्योग पर जानकारी दिया। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2020 में और 2021 में दोनों बार पूछा गया है। तो राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला हम लोगों का उड़ीसा में है, और उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। राउरकेला कहाँ है, कौन सा राज्य में है? तो उड़ीसा में। दुर्गापुर के बारे में पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड में। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का अब यहाँ भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ होता है। और नेक्स्ट हम लोगों का है एल्युमिनियम उद्योग पर बात करेंगे। यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह लचीला, हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। एक टन एल्युमिनियम के लिए 6 टन बॉक्साइट 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइट और सस्ती बिजली उपलब्धता से पूरी तरह से प्रभावित होती है। अगर आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर ठीक तरीके से इस ज्योग्राफी को पढ़ा जाए तो हम लोग का बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बन जाएगा, और एग्ज़ाम में उतना सवाल हम लोग को पूछेगा भी नहीं। इसलिए हम लोग इससे सिर्फ शॉर्ट वे में एक बार
रीडिंग कर लेंगे। तो हम लोगों का यहाँ है, आज देश का 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ये सभी संयंत्र मिलकर 2007-8 में 6.2 लाख टन एल्युमिनियम उत्पादन किया था। उसके बाद तांबा प्रगलन उद्योग के बारे में बताया गया है। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड राज्य में स्थापित किया। तो आप लोग इसे शॉर्ट वे में लिखेंगे, भारत में तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। सन 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया और हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत का एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान है। इसके 2 केंद्र हैं, एक पूर्वी में सिंहभूम जिले घाटशिला के निकट मऊ भंडार नामक स्थान पर झारखंड राज्य तथा दूसरा राजस्थान के झंझन में खेतरी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पूछा जाता है राजस्थान का खेतरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। तो भारत का सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान की खेतरी स्थान पर है। नेक्स्ट हम लोगों का है, तांबा से पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोड गोल्ड, अष्टधातु आदि मिश्रित धातु बनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोगों का है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया का 3रा स्थान रखता है। तो रासायनिक उद्योग विश्व में 12वां स्थान और एशिया का 3रा स्थान रखता है। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उर्वरक उद्योग के बारे में, यहाँ जानकारी थोड़ी सी लेंगे। तो उर्वरक उद्योग में भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। जहाँ हम नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग 1-2 बार उसे खुद से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया और पूछने की चांस भी बहुत कम है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों का भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट जो कहाँ है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सन 1906 में रानीपेट के तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ वह हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी, जिससे भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटास उर्वरक बनाने के लिए भारत का पोटेशियम आयात करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है सीमेंट उद्योग। भारत उर्वरक संयंत्र कहाँ कहाँ है, तो यहाँ बताया गया है इस चित्र के माध्यम से, यानी कि मैप के माध्यम, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, राउरकेला, भिलाई, तलचर, यही सब हमारा उर्वरक संयंत्र है। नेक्स्ट हम लोगों का सीमेंट उद्योग, जहाँ से हर एक बार एक ना एक ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। तो आवास निर्माण के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का 2रा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे 2रा सीमेंट में 2रा स्थान रखता है। और सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है, तो उनके बारे में यहाँ मैप के द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद पहला सीमेंट संयंत्र की बात की जाए तो 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। उनके बाद हम लोगों का आता है तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। तो परिवहन उपकरण उद्योग में हम लोग का रेलवे के बारे में थोड़ी जानकारी है। तो भारत में रेलवे का जाल बिछा है। बड़ी लाइन वाले विद्युत चलित इंजन पश्चिम बंगाल के स्थित चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया जाता है। वाराणसी में डीजल चलित रेल इंजन बनाने का कारखाना है। सवारी के डिब्बे पेराम्बूर, बंगलोर और कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखाने में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का बिहार के पटना जिले में मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। कई बार पूछा गया है मुंगेर जिले के में रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है, तो हमारा आंसर है जमालपुर। सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिए बनाने का कारखाना, नालंदा जिले हरनौत में सवारी गाड़ी रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है, यानी कि निर्माण किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है। उसके बाद है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग में मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, संतरा, पंकी, अहमदाबाद के निकट अकरदी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में है। और टाटा इंजीनियरिंग एंड
लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी कि टेलेस्को भारत में मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहनों के मुख्य उत्पादक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। जो आप लोग देखे होंगे महिंद्रा का स्कॉर्पियो और बोलेरो आता है। और टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर में भी हुआ है। उसके बाद पोत निर्माण उद्योग के बारे में यहाँ थोड़ी बताई गई है। आज पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी आवश्यकता होती है। उस समय देश में पोत निर्माण 5 प्रमुख केंद्र था: विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और मझगांव। और इनमें क्रमशः 1 लाख टन तथा 50,000 टन के जहाज बनाए जाते हैं। खाली जहाज के वजन को DWT कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का वायुयान उद्योग यानी एरोप्लेन के बारे में यहाँ उस उद्योग के बारे में बात किया गया है। वायुयान उद्योग एक नया उद्योग है। यह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है, क्योंकि वायुयान उद्योग निजी नियंत्रण में नहीं है, यह सरकार के नियंत्रण में। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 में लगाया गया था। तो वायुयान उद्योग कब लगाया गया था और कहाँ लगाया था? बेंगलुरु में 1940 में। इस कारखाने को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया, जिसे लोकप्रिय नाम है। भारत अब कई प्रकार के छोटे से बड़े वायुयान का निर्माण करता है। उसके नेक्स्ट है फुटलज अर्थात तकनीक एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो यहाँ से कई बार सूचना और प्रौद्योगिकी से 5 नंबर वाला सवाल पूछा गया है। तो हम यहाँ अच्छे से इसका डिस्कस कर लेंगे सूचना प्रौद्योगिकी का। तो आप लोग 5 नंबर में इसे यहाँ से लिख के बना लेंगे। अगर आप लोग नहीं बनेगा तो हम बता ही चुके हैं किस प्रकार से इसका आप लोग आंसर ले सकते हैं। तो हम लोग एक बार इसे पढ़ लेंगे। और यहाँ जो एक दिया गया है, बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी कई बार पूछा जा चुका है, क्या सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन नगर किसे कहते हैं? तो बंगलोर में सिलिकॉन नगर है। उसके नेक्स्ट हम लोगों का सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में जो अभी बोले हैं, तो एक बार हम इसका रीडिंग करते हैं। इस उद्योग को ज्ञान आधारित, क्योंकि सूचना है तो ज्ञान, सूचना और किसी प्रकार की सूचना उसे फैलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान आधारित उद्योग भी इसे हम कह सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि इसमें उत्पादन तथा विशिष्ट नए उच्च प्रौद्योगिकी और नियंत्रणशील और अनुसंधान भी की आवश्यकता होती है। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी में कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं चला सकता। इसमें विशिष्ट नए ज्ञान और उच्च प्रौद्योगिकी, निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों को जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दिया है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पाद में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, राडार, सेक्युलर टेलीकॉम और लेजर लैब प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर यंत्र सामग्री, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि इन्हें कच्चे औद्योगिक उद्योग भी कहते हैं। इनका प्रमुख उत्पादक राज्य बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ। इसके अतिरिक्त भी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं। और यहाँ हम लोगों का है क्या आप जानते हैं, कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का बन सकता है स्वच्छंद उद्योग हम कौन सा कहते हैं? फुटलज भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं कच्चे माल के आधारित होने के कारण। नेक्स्ट है जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करता है। तो इस उद्योग को प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें रोजगार पाए व्यक्ति में लगभग 30% महिलाएं। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ती व्यवसाय प्रक्रिया, बाह्य स्रोतीकरण, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO है। और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था का ज्ञान अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है। और नेक्स्ट हम लोगों का तैयार वस्त्र तथा पोशाक के बारे में है। उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ज्वेलरी आता है। यह उद्योग भारत में सभी जगह फैला हुआ है, लेकिन कुछ समय से वस्तु के लिए विशेष केंद्र प्रसिद्ध है, जैसे चंदन परे के लिए आधारित सौंदर्य मसूरी नगरी की ख्याति प्राप्त है। इत्र के लिए जौनपुर, खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज, अच्छे किस्म के साबुन के लिए पुणे। यह सिंपल से जानकारी तो आप लोग
यहाँ से पढ़ लेंगे। और खिलौना उद्योग भारत में काफ़ी लोगों का रोजगार सृजन कराता है, किंतु चीन और जापान इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आयात से भी इस उद्योग में काफ़ी ह्रास हो गया। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है, तो आप लोग यहाँ से इसे पढ़ लेंगे। तो राष्ट्र सकल घरेलू उत्पाद विनिर्माण उद्योग का 70% ही हिस्सेदारी करता है। और वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव तो हम लोग इस प्रकार करते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश के अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी और व्यापारिक आदान प्रदान का तो वैश्वीकरण। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, हम इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे। तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ बताने से क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, और डायरेक्ट आप लोगों को दिया जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग इस यहाँ से छांट के लिख लेंगे, अन्यथा आप लोगों को पता ही है क्या आप लोगों को ये सवाल किस प्रकार से बनाना है और यह सवाल का आंसर आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा। तो हम शॉर्ट वे में इसके थोड़ी चर्चा करते हैं। उदारीकरण यह उद्योग तथा व्यापार को लालफिता शाही के अनावश्यक प्रतिबंध की मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। उनके बाद है निजीकरण से आप क्या समझते हैं, देश के अधिकतर उद्योग में स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना। इसके परिणाम स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हुआ। तो आप लोगों का सिंपल वे में हमारे नोट्स में अच्छी तरीके से समझाया गया है, जबकि बुक के लैंग्वेज से भी बाहर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया गया। और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ऐसी कंपनी जो किसी एक से देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करता है, तो हमें उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। यानी कि बहुत देश अत्यधिक बहु मतलब अत्यधिक राष्ट्रीय कंपनी, यानी कि बहुत देशों में अपना कंपनी चलाए। तो ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय के से अनेक देश के उत्पादन और सेवाओं को नियंत्रण में रखता है। नेक्स्ट है हम लोगों का उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। तो उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव ने 4 प्रकार के प्रदूषण वायु, जल, भूमि और ध्वनि शोर पैदा किया है। तो वायु प्रदूषण के बारे में थोड़ी यहाँ जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को दमघोट गैस भी कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अवांछित गैस की अधिकता वायु प्रदूषण की कारण बनती। क्या एक मनुष्य प्रतिदिन 2300 बार सांस लेता है, और सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन व 16 किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का तो सेवन करता है। तो आप लोग इसे एक बार अच्छी प्रकार से रिंग दे देंगे, जिससे आप लोग को वहाँ पूछे गए सवालों बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ जल प्रदूषण के बारे में दिया गया है। तो जल प्रदूषण फैलाने वाले 5 मुख्य उद्योग में चर्म उद्योग है, तेल शोधक उद्योग, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ी एक बार पढ़ लेंगे और छोड़ देंगे। और क्या आप जानते हैं, यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो भोपाल त्रसादी गैस के बारे में बात की जाए, जो भोपाल गैस त्रसादी मानवीय भूल के कारण जो घटना घटित हुई है, जो मानवीय घटना में सम्मिलित है, तो इनके बारे में तो कई बार पूछा गया है। तो भोपाल गैस त्रसादी घटना जो हुई थी वह 3 दिसंबर 1984 में भोपाल जो मध्य प्रदेश में घटित हुई थी। और खाद्य और कीटनाशक बना यूरेनियम कार्बाहाइड्राइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MK नामक गैस के रिसाव होने लगा, और जिससे 500 से लोग मौत के शिकार हो गए। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना, तो कई बार पूछा गया है तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में। कारखाना उत्सर्जित तेल युक्त अपशिष्ट गंगा नदी में प्रवाहित होने से जल का प्रदूषण होता है। उसके बाद तापीय प्रदूषण के बारे में दिया गया है, और प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय दिया गया है। तो तृतीयक उपचार प्रदूषित जल की पुनः चक्रीय क्रिया शामिल है। मिट्टी और भूमि प्रदूषण के नियंत्रण में 3 क्रिया शामिल है। विभिन्न स्थानों कूड़ा कचरा जमा करना, कूड़े कचरा का निपटान भूमि की सरकार द्वारा करना, कूड़े कचरे का पुनः चक्रण के उपयोगी बनाना, औद्योगिक अपशिष्ट मृदा गुणवत्ता, ये सब आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे। इन सबसे सवाल नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे इस चैप्टर का। तो इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, तो जनसंख्या। औद्योगिक अवस्थितियाँ उद्योग स्थापित किया जाएगा, तो इसमें जनसंख्या का क्या रोल होगा, कुछ नहीं। बाजार होगा, पूंजी भी का रोल होगा, और ऊर्जा का भी रोल होगा। और यहाँ जो दिया हुआ है भारत का सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है, यहाँ से तो कई बार पूछा गया है कि भारत में आप लोग को अभी तुरंत बताएं सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, जो 1907 में हुआ था। और पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित या मुंबई में पूंजी
उपलब्ध उपयुक्त सभी इसका आंसर है। और निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। उसके बाद है हुगली, जिसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है चैप्टर के एंड में, आप लोग तो उस पर मुख पे ही रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही अधिकतर पूछा जाएगा। तो हुगली आप लोगों को चैप्टर इसलिए हम पढ़ा देते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर बुक के बीच से भी आप लोगों को पूछे, जो आप लोग को पूछने पर आप लोग डायरेक्ट बोल देते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, वो बुक का बीच का सवाल रहता है। इसलिए आप लोगों को अभी हम अच्छी प्रकार से बता देते हैं और आप लोग नोट डाउन करें, नहीं तो हम जब बुक ख़त्म होगा तो मैराथन में पूरी बुक का हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नोट वे में उपलब्ध करा देंगे। और नेक्स्ट हम लोगों का है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता और हावड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लोह इस्पात उद्योग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अत्यधिक शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही अत्यधिक समय लगता है। और नेक्स्ट हम लोगों का इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो सिंपल सा आंसर खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। भोपाल तरसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो तुरंत ही पढ़े हैं हम लोग मिथाइल आइसोसायनेट का। इसमें से जो दिया गया है 8 सवाल है लघु और दीर्घ में। तो इसमें दीर्घ की बात करें, दीर्घ में आप लोग को तीनों बनाना है। और उदारीकरण निजी का वैश्वीकरण से अभ्यास में 2020 में सवाल पूछा गया है। और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यह सवाल 18 में पूछा गया है। भारत में सूती वस्त्र का उद्योग को वर्णन कर दिया, अभी करंट में तो नहीं पूछा गया है। तो आप लोग इस तीनों के सवाल को बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे तो आप लोग को पता ही कहाँ से बनाना है। तो आप लोगों को अभी तीनों सवाल बनाना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो हम न्यू बच्चे के लिए बता दें कि अभी जो हम बता रहे उतना ही करना है। और इनमें से जो MVVI इसमें से 10 सवाल में से आप लोगों को एक ही सवाल को पढ़ने के लिए कहा जाएगा, कोई भी सवाल 3 में से। तो अभी हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बताने से आप लोग अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ेंगे। और टाइम जब नज़दीक आ जाएगा, जब हम लोग का 3 माह एग्ज़ाम बचेगा, तो आप लोगों को शॉर्ट वे में पूरी बता दी जाएगी कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, तो आप लोग को उतना ही पढ़ना है। तो वर्तमान में बात करें, क्योंकि अभी हम लोगों के पास टाइम अत्यधिक है, तो निजी तीनों सवाल, इसमें तीनों सवाल को बनाएंगे और लघु में थोड़ा कम बनाएंगे। और विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो एक सवाल यहाँ बनाएंगे, सार्वजनिक निजी उद्योग में बनाना है। और उद्योग स्थानीयकरण के 3 कारक लिखना है। उसके बाद कृषि आधारित उद्योग में खनिज अंतर स्पष्ट के, इसमें से आप लोग को 5 इसमें 8 का 8 सवाल बनाना है, जो कि सभी सवाल पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर 7वां लेक्चर समाप्त होता है, जिसमें हम लोग संपूर्ण बुक की पढ़ लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और हमारा वीडियो का इंतज़ार करिए।